होली होगी फिर। चलो फिर जल्दी कैसे हो गई, काफी छुट्टियां हो गई। लास्ट टॉपिक कौन सा गया था अपना WCS में? WCS में लास्ट टॉपिक कौन सा गया था? चाल वेग किया था क्या? चाल वेग ही किया था, है ना? आज का टॉपिक है द्रव्यमान भार घनत्व। छोटा सा टॉपिक है, हालांकि न्यूमेरिकल बड़े जबरदस्त आता है। न्यूमेरिकल का टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, वरना ऑफलाइन कर लेंगे। द्रव्यमान भार घनत्व चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान। कोई बता सकता है द्रव्यमान किसको बोलते हैं? द्रव्यमान ये इसको बोलते हैं मास। किसको बोलते हैं द्रव्यमान? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। चले आगे। पर्दे से इसको किया जाता है स्मॉल एम से। किससे करता है? यानी कि मास हो गया। चले आगे। अगली खास बात, द्रव्यमान या मास कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। किसी भी स्थान पर ले दो, सेम का सेम रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम का सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे चेक कर लो, चाहे चंद्रमा पे चेक कर लो। जबकि भार तो चेंज हो जाता है ना। भार में क्या होती है? जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे क्या आने जाती है, कमी आती है, इसलिए तो ऊपर उड़ने लग जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है बिल्कुल ही। चले ना, कम क्या हो जाता है? लगता ही नहीं, इसलिए वहां पे लोग तैरते रहते हैं। मतलब वहां पे वजन होता नहीं, लेकिन क्या होता है? द्रव्यमान तो होता ही। अगर किसी चीज में द्रव्यमान होगा नहीं ना, तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी कभी भी। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी द्रव्यमान किसको बोलते? पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, स्थान अनुसार कभी बदलता नहीं है। अगली खास बात, इसकी इकाई की अगर पूछा आपको, इकाई अगर इकाई पूछा आपको एमकेएस प्रणाली, किसमें पूछे? एमकेएस प्रणाली में तो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। चला आगे। अगर सीजीएस पूछे, सीजीएस में पूछे तो आप बताओ क्या होगी? ग्राम। क्या होगी? ग्राम। एफपीएस में पूछे तो एफपीएस में भार किस मापा जाता है? इसमें पाउंड में। किस मापा जाता है? पाउंड। चले आगे। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। इकाई ध्यान रखना, इसकी सीजीएस इकाई क्या होती है? इसकी ग्राम होती है, एफपीएस इकाई पाउंड होती है, और एमकेएस प्रणाली इकाई क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। अगली खास बात है, इसे हम तराजू के द्वारा, किसके द्वारा? तराजू के द्वारा माप सकते हैं, माप सकते हैं। आपके गली में ठेला वाला आता है, सब्जी बेचता है, एक तरफ वजन रखता है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ होता है? एक तरफ तो वजन रख देता है, एक तरफ आपका सामान रख देता है। जब दोनों बराबर होंगे ना, जब दोनों क्या होंगे? बराबर, तो ये जो बीच में पूड़ी लगी रहती है बराबर में नहीं आ जाएगी क्या? मतलब इसका इसका इसके बराबर होगा तब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब आप सब्जी तोलते हो तो आप बाहर नहीं तोलते, क्या तोलते? उसका द्रव्यमान। क्या तोलते हैं? द्रव्यमान। जितना इसका होगा उतना ही क्या होगा? इसका। चाहे दोनों कहीं पे भी ले जाओ, चाहे आप अंतरिक्ष में ले जाओ, इसके ये दोनों तो बराबर ही रहेंगे ना, कभी चेंज होंगे क्या? तो ध्यान रखना, द्रव्यमान कोई भी बदलता नहीं है। चले आगे। अगली खास बात सर, एक होता है आपके पास भार। क्या होता है? भार। भार अलग चीज है। भार किसको बोलते हैं? वेट। हाँ, वेट। किसको बोलते हैं? वेट। जिस बल से पृथ्वी पृथ्वी किसी वस्तु को, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने, हाँ, अपने केंद्र की ओर या अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित या खींचती है। वह क्या कहलाता है? भार कहलाता। क्या कहलाता है? भार। कोई भी चीज, इसीलिए आप छोड़ते हो क्या नीचे गिरता है? हमेशा नीचे गिरते। क्यों? ग्रेविटी कारण, गुरुत्वाकर्षण कारण। एक बल है जो क्या करता है? इस पे काम
करता है। चले आगे, ये है बल यानी कि भार। क्या है? भार। अच्छा, अगली खास बात देखो, क्या भार बदल सकता है? क्या भार बदलता है ना, अंतरिक्ष में लोग उड़ने लग जाते हैं। चले आगे, भार स्थान अनुसार बदलता है, स्थान अनुसार बदल सकता है, जगह अनुसार क्या कर सकता है? अपना रंग बदल सकता है। चले आगे, हाँ सीधी सी बात, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा वहां भार काम नहीं करेगा। अगली खास बात, भार को कमानी तुला के द्वारा, किसके द्वारा? कमानी तुला के द्वारा मापा जाता है, मैंने कहा सर एक कमानी तुला क्या है? कभी गैस देखा, गैस की टंकी, वो गैस वाले जाते हैं, उनके पास ऐसी एक नीडल होती है, यहाँ पे कुछ एक नंबर लिखे होता है और यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है ऐसे, और यहाँ पे वो क्या लगा देता है? आपकी टंकी लगा देता है। गैस वाले क्या लगा देता है? टंकी लगा देता है। और इसे क्या करता है? ऐसे उठा के देखता है वजन कितना है, देखा ये कभी? ऐसे उठा के देखता है, उसको बोलता है कमानी तोला। क्या बोलता है? तो भार तो किससे तोला जाता है? कमानी तोला जाता है। किसके द्वारा तोला जाता है? कमानी तोला। क्यों? सीधा लगता है ना नीचे की ओर, कहां लगता है? नीचे। इसको तो भाई बराबर करना है, तो द्रव्यमान हो गया। तो इसमें बराबर थोड़ी करना है, इसको कहां करना है? नीचे जमीन के उठा के देखना। किसको उठा के देखना है? जमीन के। तो जमीन के नीचे अगर कोई बल काम करे वो तो क्या कहलाता है? भार। क्या कहलाता है? भार। तो भार तो क्या कर सकते? कमानी तोला द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं? कमानी तोला द्वारा। जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, क्या लगी होती है? स्प्रिंग लगी होती है। जब इसमें कोई स्प्रिंग लगी होती है क्या इन तराजुओं में? तो भार को तो स्प्रिंग द्वारा नापते हैं, यानी कि कमानी तोला द्वारा। जब किसके द्वारा टालते हैं? तराजू द्वारा। नॉर्मल जो तराजू होता है अपने। आई क्या मेरी बात समझ में? अगली खास बात, इसका जो फॉर्मूला था वो होता है W बराबर M इंटू जी, जहां W का मतलब हो गया भार यानी कि वेट, M का मतलब आपको पता ही क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि मास, और G का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण लिख दो, गुरुत्वाकर्षण बल लिख दो, गुरुत्वाकर्षण बल। आई क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, इसकी फिर इकाइयां पूछेगी आपको, इकाइयां। एमकेएस प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है? भार की इकाई न्यूटन, ये तो आपको पता ही है। सीजीएस में की इकाई क्या होती है? बता दो। डायन। एफपीएस में क्या होती है? पाउंड। क्या होती है? पाउंड। आई क्या मेरी बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, सारी द्रव्यमान, भार और घनत्व के अंदर। उतार लो फिर चलते हैं। भार और द्रव्यमान अंतर पता चल गया ना? अब देखो अगला पढ़ना आपको घनत्व। चलेंगे? घनत्व जिसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। इसको प्रदेश किया जाता है रो से। किससे प्रदेश किया जाता है? टेढ़ा पी यानी कि रो, या कभी कभार कर देते हैं मोटोड़े डी से। किससे कर देते हैं? कैपिटल डी से कर देते हैं। चले आगे। अच्छा, घनत्व कहता है किसे? घनत्व कहता है किसे? देखो, घनत्व इकाई आयतन में, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। इकाई आयतन का मतलब क्या होता है? कोई एक बॉक्स ले लो, जैसे ये एक मीटर क्यूब का है। कितने मीटर क्यूब का है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान लो, या तो 1 सेमी क्यूब का होगा, या 1 मीटर क्यूब का होगा, या 1 किलोमीटर क्यूब का होगा। एक ही बात है, जिसमें क्या इकाई क्या होगी? आयतन होगा। चले, इसके अंदर आप कितना सामान भर सकते हो? इसके अंदर कितना सामान इसके अंदर आ सकता है? यही मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। जितना ज्यादा पदार्थ की मात्रा, उतना ज्यादा क्या होगा? घनत्व है। जैसे पानी और लोहे में ज्यादा घनत्व किसका होगा? लोहे का होगा ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास पानी है नॉर्मल, और एक तेल है, ऑयल है, घनत्व किसका ज्यादा होगा? तेल है। जो ज्यादा घना है, जो ज्यादा गाढ़ा होगा, कहने मतलब जो क्या होगा? ज्यादा गाढ़ा होगा, उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। आई क्या मेरी बात समझ में? अब देखो, कहना कहता हूं, इकाई आयतन पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। देखो फॉर्मूला बन जाएगा, घनत्व बराबर इकाई आयतन, मतलब आयतन क्या आएगा? नीचे आयतन में क्या? पदार्थ की
मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा क्या बोलते हो आप, द्रव्यमान नहीं बोलते, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो द्रव्यमान बट्टा आयतन बराबर क्या कहलाता है, घनत्व। क्या कहलाता है, घनत्व है। अब एक बात बताओ, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है एमकेएस में, किलोग्राम थी, और आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब। क्या होती है, तो ये तो इकाई बन गई किसमें, एमकेएस प्रणाली में, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर आपको पूछे सीजीएस में क्या होगी तो बता सकते हो, एफपीएस में अगर पूछे तो भी बता सकते हो। सीजीएस में क्या होगी, बार किस में लेते हैं, ग्राम में, और आयतन किस में लेंगे, सेमी क्यूब में। इसमें बार किस में लेते हैं, पाउंड में, और बार किस में लेते हैं, बार ले लिया, और फुट क्यूब किस में ले लेंगे, फुट क्यूब। नहीं है क्या मेरी बात समझो, सरल, ये ज्यादा हार्ड थोड़ी है। तो इकाई आयतन पदार्थ की मात्रा, इकाई आयतन पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन कहलाता है। चले आगे, अगर किसी चीज का आयतन क्या है, एक से कम है, घनत्व क्या है, एक से कम, तो वो पतला रहेगा, क्या रहेगा, पतला, और एक से ज्यादा रहेगा तो गाढ़ा। अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, एक से ज्यादा आती है, एक से ज्यादा, तो घनत्व एक से ज्यादा, यानी कि कोई चीज गाढ़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गाढ़ी। लिख देते हैं, यदि घनत्व का मान एक से ज्यादा है, क्या एक से ज्यादा है, तो वस्तु या पदार्थ कैसा होगा, गाढ़ा होगा। क्या होगा, गाढ़ा होगा। और यदि घनत्व का मान क्या है, एक से कम है, क्या एक से कम है, तो वस्तु या पदार्थ का तो कैसी होगी, नेचर कैसा होगा उसका, पतला होगा। कैसा होगा, पतला होगा। चलेंगे, अगर कोई चीज ज्यादा गाढ़ी है तो वो तैरती रहेगी। कारण बताऊंगा कैसे कैसे नहीं, आगे की बात है। ये था आपका घनत्व, उतारो फिर चलते हैं। बस रोज आ गया आज, चलो फिर ठीक है। एक पढ़ोगा आप आपेक्षिक घनत्व। क्या पढ़ोगा आप, आपेक्षिक घनत्व, इसको बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। क्या बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व एक ही चीज है। आपेक्षिक घनत्व बोल दो या विशिष्ट गुरुत्व बोल दो, निकालने का फॉर्मूला देखो, इसका खाली फॉर्मूला याद रखना। किसी पदार्थ का घनत्व है, किसी पदार्थ का घनत्व है बट्टा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व है, वाले पानी का घनत्व मैंने कहा सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का ही घनत्व क्यों लिया, तो नोट डाल के याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, लाइन पूछ भी सकते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड बट्टा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व है कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, अब देखो ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, घनत्व से घनत्व कट नहीं जाएगा क्या, इससे इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये भी मोर से पूछा गया, आपेक्षिक घनत्व की कौन सी इकाई, कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, की कोई इकाई या यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। पहली बात तो ये, क्यों नहीं, तो ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व है ना। चलो आगे, एक और चीज देख लेना। अगर देखो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, पानी का घनत्व बराबर होता है किसी वस्तु का डूबा हुआ भाग, वस्तु का डूबा हुआ भाग बट्टा में क्या हो जाएगा, वस्तु का कुल भाग, वस्तु का कुल भाग। इससे अपन सीधा एक न्यूमेरिकल करेंगे ना, इससे अपन सीधा डायरेक्ट निकाल लेंगे। दे देगा कि वस्तु का घनत्व इतना है, पदार्थ का घनत्व इतना है, वस्तु का कुल भाग इतना है, तो उसका डूबा हुआ भाग कितना होगा। या इन दोनों में कोई तीनों में से किसी तीन की वैल्यू दे देगा, एक की वैल्यू पूछ लेगा, एक की वैल्यू क्या कर लेगा, पूछ लेगा। आई क्या मेरी बात समझ में। फिलहाल आपको तो इतना याद रखना, पदार्थ का घनत्व बट्टा में क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व है। आपेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियां निम्न 3 प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। एक तो होता है बोतल विधि द्वारा। किसके द्वारा कर सकते हैं आप, बोतल विधि द्वारा। एक आप कर सकते हो किसका, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जानते हो क्या, आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा।
ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें सवाल आएंगे। और तीसरा आप कर सकते हो हाइड्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा कर सकते हो? हाइड्रोमीटर द्वारा। तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने कितनी विधि होती है? 3। कौन कौन सी? बोतल विधि द्वारा, आर्किमिडीज सिद्धांत और हाइड्रोमीटर द्वारा। इतना उतारो फिर चलते हैं। चालू करें। देखो सबसे पहली विधि का नाम है बोतल विधि। कौन सी विधि है? बोतल विधि। इसके अंदर एक बोतल यूज होती है। क्या यूज होती है? बोतल। मैंने एक खाली बोतल ले ली। क्या ले ली? एक खाली बोतल ले ली। ये मेरी खाली बोतल। क्या बोतल है? एकदम खाली बोतल है। खाली बोतल का मैंने मान लिया खाली बोतल है। खाली बोतल। खाली बोतल का भार मैंने मान लिया कैपिटल डब्ल्यू। क्या मान लिया? कैपिटल डब्ल्यू। फिर इस बोतल के अंदर मैं भरूंगा भार, पानी। क्या भर दूंगा? फिर मैंने इसके अंदर भर दिया द्रव। क्या भर दिया? द्रव। अब इसका भार कितना होगा? बोतल का भार प्लस में किसका भार हो जाएगा? पानी का भार। यही तो होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं W1। ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने अन्य द्रव और भर लूंगा पानी के अलावा। पानी के अलावा मैंने, और भाई पानी तो था ही, एक चिन्ह होता है, इस चिन्ह तक भरना है। ठीक है। इस पानी में मैंने एक अन्य द्रव और भर दिया। क्या भर दिया? अन्य द्रव भर दिया। अन्य द्रव भर दिया। तो अब इसमें क्या होगा? बोतल प्लस अन्य जो द्रव भरा है, अन्य द्रव का भार, अन्य द्रव का भार। इसको मैं नाम दे देता हूं W2। चला आगे। सर इतनी आप माथा पच्ची क्यों करो? यहां समझना, बोतल द्वारा अपेक्षित घनत्व जो निकाला जाता है वैसे निकाला जाता है। अपेक्षित घनत्व बराबर द्रव का भार, द्रव का भार बटा में पानी का भार। किसका भार? पानी का भार। अगर मैं सीधा करवाता तो आपको समझ नहीं आता। अब देखो बोतल द्वारा अगर निकालना है आपको तो कैसे निकाला जाता है? द्रव का भार, जो अन्य द्रव आपने मिला है, द्रव का भार अपन में क्या मिलेगा? पानी का भार। अब एक बात बताओ, द्रव का भार इसमें कैसे निकलेगा? द्रव किसमें? इसमें था, इसमें था, तो द्रव तो इसमें है, तो W2। अब मेरे को खाली द्रव का निकालना है। अगर मेरे को खाली इस द्रव का निकालना है तो बोतल को हटाना पड़ेगा मेरे को। और बोतल का भार क्या है भाई? पूरे में से अगर मैं बोतल का भार हटा दूं तो खाली द्रव का ही तो बचेगा। तो W2 माइनस क्या कर दूंगा? W। तो किसका भार हो गई? द्रव का भार हुआ नहीं हुआ? पानी का कैसे निकालेंगे? पानी किसमें? इसमें ना। तो W1 माइनस क्या कर दूंगा? फिर बोतल घटा दूं। ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं सीधा लिखता तो आपको समझ नहीं आता। आई मेरी बात समझ में? निकालने का फॉर्मूला का बोतल विधि द्वारा क्या होगा? द्रव का भार बटा में पानी का भार, पानी का भार। W2 माइनस कैपिटल W अपन क्या हो जाएगा? W1 माइनस में कैपिटल W। चले आगे। इतना उतारो। चले आगे। ये थी बोतल विधि द्वारा। अगला देखो, अगला सिद्धांत किसका था? आर्किमिडीज का। और मोस्ट कर लेना इसको, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ के हो। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है? जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है, किसमें डुबाया जाता है? पानी में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आती है कि वृद्धि होती है? भार में कमी आती। क्या आती है? कमी आती। सर ये तो सबको ही पता है भाई। जब आप कोई वस्तु लोगे उसको पानी में डालोगे तो उससे भार में कमी तो आती है। कभी नोटिस कर लेना इस चीज को। बोली भार में क्या आएगी? कमी। सर कहने का मतलब इस नियम अनुसार, आर्किमिडीज के अनुसार, वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी, भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए, वस्तु द्वारा हटाए गए जल या द्रव या पानी के भार के बराबर होती है। के भार के बराबर होती है। बराबर होती है। इनका सर समझा नहीं। एक छोटी क्लास में था, मास्टर जी ने कहा था यहाँ पे ना एक गिलास ले लो, गिलास में यहाँ ऊपर तो क्या भर दो? पानी भर दो। क्या भर दो?
पानी। फिर उसके अंदर क्या डाली जाती, कीले डाली गई थी। क्या डाली गई थी, ओल पिने, छोटी छोटी क्या डाली गई थी, ऐसे ये ओल पिने डाली गई थी। क्या डाली गई थी, अब इसके अंदर मैंने ओल पिने डाली, उसमें से कुछ ना कुछ पानी तो बाहर आएगा। जब मैंने इन ओल पिनों को बाहर निकाला, जब ओल पिनों का बाहर, किसका बाहर, ओल पिन का बाहर किसके द्वारा हो गया था, जो पानी बाहर निकला था, कौन सा पानी निकला था बाहर, ये डाला था तभी तो पानी बाहर निकला था, तभी तो हटा के पानी बाहर निकला। कहने का मतलब ये कि जब किसी वस्तु को आप पानी में डालते हो, जब किसी वस्तु को आप क्या करते हो, पानी में डालते हो, तो उसके बाहर में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी। ये कमी जो आती है किसके बराबर होती है, वस्तु द्वारा हटाए गए जल के द्वारा, जल के भार के बराबर। किसके बराबर होती है, वस्तु द्वारा, कुछ ना कुछ जल तो हटाएगा, वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। मैंने कहा सर कहने का मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, तीन कंडीशन बनेगी इसमें, देखना। जब वस्तु अपने भार के बराबर, अपने भार के बराबर जल हटा देती, जल हटा देती तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी या डूब जाएगी, आप बताओ। एक वस्तु है अपने भार के बराबर क्या रही है, पानी हटा रही है, तो वस्तु तैरती रहेगी या डूब जाएगी, तैरती रहेगी। अपने भार के बराबर क्या, भार के बराबर हुआ है, क्या हुआ, भार के बराबर, तो वस्तु क्या रहेगी, डूब जाएगी। वस्तु क्या करेगी, शाबाश, वस्तु डूब जाएगी, परंतु तैरती रहेगी। क्या करेगी, तैरती। मैंने कहा सर समझा नहीं, कई पिक्चरों में देखा होगा, वैसे बड़ा बड़ा समुद्र होता है, पानी भरा होता है, पूरा कोई वस्तु नहीं, बीच में तैरती रहती है। अभी पुष्प वाले नहीं थे क्या, एंड वो गाड़ी लेके जाता ना, पानी पूरे डूबे, पूरे तले में थोड़ी जाता है, पूरे तले में नहीं पहुंचती, ना ही ऊपर होती है, बल्कि कहां रहती है, बीच में। ये कब कंडीशन होगी, जब वस्तु क्या करेगी, अपने भार के बराबर क्या करती है, पानी हटा देती, तो वस्तु क्या करेगी, आंशिक रूप से डूब जाएगी, परंतु तैरती रहेगी, पूर्णतः डूबेगी नहीं। पूर्णतः कब डूबेगी सर, ये भी कर लेते हैं, जब वस्तु अपने भार से कम पानी या जल हटाती है, जल पानी या पानी हटाती है, तो वस्तु क्या करेगी, तो वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी। वस्तु क्या करेगी, पूर्ण, भाई पानी हटा ही नहीं पाई तो क्या करेगी, डूब जाएगी, जैसे ओल पिन डूब गई थी। चले आगे, तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु अपने भार से अधिक पानी हटा देती है, तो क्या होगा, तो वस्तु तैरती रहेगी। आई क्या मेरी बात समझ में, तीन कंडीशन है। एक कोई वस्तु है, उसको आपने पानी में डाला है, जब उसने अपने भार के बराबर पानी हटाया, भार के बराबर, तो वो डूब जाएगी। क्या करेगी, डूब जाएगी। चले, देखो आर्किमिडीज के अनुसार है ना, कुछ एक फॉर्मूला बनता, देखना। पहले तो ये बताओ, अगर कोई चीज द्रव में, द्रव में वस्तु का भार कैसे निकालेंगे अपन, कोई वस्तु आपने क्या डाली है, द्रव में डाली है, तो उसका भार कैसे निकालेंगे अपन, ऐसे निकालें। देखो वस्तु का कुल भार, पहले तो आपको पता होना चाहिए, वस्तु का कुल भार, वस्तु का कुल भार, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर उसमें ये पानी हटाएगा कुछ ना कुछ, फिर हटा देंगे, वस्तु द्वारा हटाए गए माइनस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार, बस द्रव में वस्तु को बाहर नहीं निकल जाएगी। अब कोई वस्तु आपने पानी में डाली है, तो उसका भार कितना होगा, तो क्या कर लेंगे, जो पानी बाहर गिरेगा या जो पानी हटेगा उसको तोल लेंगे, और वस्तु को टोटल भार देख लेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, द्रव में वस्तु का भार नहीं आ जाएगा। चले आगे, एक आप पढ़ोगे, घुलनशील या अघुलनशील पढ़ो पहले, घुलनशील ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ का आयतन। पहले तो ये बताओ, अघुलनशील का मतलब समझते हो, जो द्रव में घुलती नहीं वो ये घुलनशील है, तो उसका आयतन कैसे निकालें, तो निकालेंगे ठोस का हवा में भार, हवा में भार यानी कि फ्री अवस्था भार पड़ी है, मतलब पानी में अभी तक डाली नहीं है, तब ठोस का भार अपोन क्या देगा, द्रव में डालने पर
डालने पर वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में या पानी में डालने पर वस्तु के भार में कमी का अनुपात क्या निकाल देगा? एक घुलनशील ठोस का पदार्थ आयतन निकल जाएगा जो घुलनशील नहीं होगा। घुलनशील ठोस पदार्थों का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा आर्किमिडीज के अनुसार? भाई ठोस का अवाम भार यानी कि फ्री अवस्था में भार, बट हम क्या करेंगे, पानी में डालने पर उसके भार में कोई ना कोई कमी आएगी ना, तो पानी में डालने पर वस्तु के भार में कमी, इन दोनों के अनुपात में क्या निकल जाएगा? एक घुलनशील पदार्थ का आयतन निकल जाएगा। चला गया। कुछ पदार्थ होते हैं जो घुलनशील होते हैं, क्या होता है? घुलनशील होते, जो पानी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थ का आयतन, सर ये कैसे निकलेगा? अगर घुलनशील पदार्थ को अगर आपने पानी में डाल दिया, पानी में अगर डाल दिया तो क्या होगा? वो तो घुल जाएगा, दिखेगा नहीं ना। तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक अलग द्रव लेंगे। क्या लेंगे? अलग प्रकार का द्रव लेंगे जो पानी में घुलता नहीं। जैसे अपने पानी में कौन नहीं घुलता? पेट्रोल नहीं घुलता, अल्कोहल नहीं घुलता, आपके वो नहीं घुलता का, तेल नहीं घुलता, ऐसा कोई द्रव लेंगे जो पानी में घुलता नहीं है। चलें उसके अंदर डालेंगे तो क्या करेंगे? सेम चीज होगी। पहले तो इसको ठोस का हवा में भार देख लेंगे। ठोस का हवा में भार, भाई फ्री अवस्था में कितना भार है, फिर उसको डालना, क्या डाल देंगे? द्रव में डालने पर वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी आएगी। मैंने यहाँ पे पानी लिखा, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? द्रव। क्यों? एक अलग टाइप का क्या लेंगे इसमें? द्रव लेंगे। चलेंगे तो ठोस का हवा भार बटन द्रव में डालने पर कमी। द्रव ऐसे याद रखो, घुलनशील पदार्थ है ना, तो अपन अलग प्रकार का क्या लेंगे? द्रव लेंगे। और एक घुलनशील है तो पानी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ऊपर तो ठोस का हवा भार तो है फिक्स। पानी का अगर बोल दे एक घुलनशील है तो पानी में घुलेगा नहीं, तो कर लेंगे पानी में डालने पर वस्तु के भार में कमी। जबकि घुलनशील होगा तो अन्य प्रकार के क्या लेंगे? द्रव। तो द्रव में डालने पर वस्तु के भार में कमी, इंटू में लग जाएगा द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। चले आगे। अगला एक और बच गया आपके पास, जिसके अंदर आपको पढ़ना है द्रव में वस्तु का आयतन। वस्तु का आयतन कैसे निकलेगा? नॉर्मल द्रव तो लिखेंगे द्रव में, पहले तो बता देंगे द्रव में ठोस के भार में कमी, बट्टा में पानी में ठोस के भार में कमी। सर कंफ्यूजन बहुत लग रहा है, सारे एक जैसे लग रहे हैं, कुछ नहीं लगना। हमेशा ऊपर क्या रहेगी? कमी रहेगी। ऊपर क्या रहेगी? कमी। आपने द्रव में बात करा तो ऊपर क्या लिख दिया? मैंने द्रव लिख दिया। द्रव में भार में कमी, अपन क्या लिख दिया? पानी के भार में कमी। क्या कहलाता है? नॉर्मल द्रव के वस्तु के भार में कमी का आपका आयतन निकल जाएगा। ये चारों के चारों फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, दोबारा बता देता हूं। अगर नॉर्मल अगर आपको पूछे कि द्रव के वस्तु के भार कैसे, अगर कोई वस्तु क्या द्रव के अंदर है तो वस्तु का भार कैसे निकला? टोटल वस्तु का भार पता होना चाहिए और उसके द्वारा हटाए गए जल का भार पता होना चाहिए। उन दोनों का अंतर कोई घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? द्रव में वस्तु का भार निकल जाएगा। फिर आपको पड़ेगा एक घुलनशील यानी पानी में घुलेगा नहीं, तो इसको तो अपन पानी में डाल सकते हैं। ऊपर तो हो गया ठोस के हवा में भार में कमी, और नॉर्मल क्या होता है? पानी में डालने में वस्तु के भार में कमी। फिर आएगा घुलनशील पदार्थ जो घुल जाता है, तो उसके लिए अन्य प्रकार का द्रव लेना पड़ेगा। उसके लिए ऊपर तो आपको रखना पड़ेगा ठोस का हवा में भार, बटन क्या लगेंगे? द्रव में डालने पर वस्तु के भार में कमी, इंटू में उसी द्रव का क्या बन जाएगा? आपेक्षिक घनत्व। फिर आपको नॉर्मल द्रव में वस्तु का आयतन निकालना, द्रव में ठोस में के भार में कमी, अपन क्या लग जाएगा? पानी में डालने पर ठोस के भार में कमी। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा। ये था आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस पर न्यूमेरिकल जबरदस्त बनते हैं। इतना होता है, फिर चलते हैं। क्या हुआ? चालू करें। अगले विधि का नाम है हाइड्रोमीटर विधि। कौन सी विधि है? हाइड्रोमीटर। ये तो एक अंतर है, सेल के अंदर भी पढ़ लेंगे इसको। हाइड्रोमीटर इसके द्वारा ठोस तथा द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। आइटम एक बार सवाल पूछा गया था कि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम बताइए। हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा ये ज्ञात होता है? हाइड्रोमीटर।
एक फ्लोटर होता है, फिलहाल तो मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, इसके अंदर तो इतना ही है। इसका सिद्धांत याद रखो, इसका सिद्धांत प्लावन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? प्लावन के सिद्धांत पर। किसके काम करता है सिद्धांत पर? प्लावन के सिद्धांत पर। इनका सर प्लावन का सिद्धांत क्या है? देखो, इसके अनुसार जब कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल हटा देती है तो वह तैरती रहती है। ये क्या सिद्धांत कहलाता है? उत्प्लावन का सिद्धांत कहलाता है। सर उत्प्लावन के सिद्धांत, प्लावन का नहीं, उत्प्लावन के सिद्धांत पर काम करता है। चले आगे। अच्छा, एक होती है प्लावकता। कभी आपने कोई चीज डाली है नीचे पानी में, कभी डाल के गिलास तो डाली होगी, तब लेते हैं अपन, तब के अंदर गिलास लेते हैं। गिलास के नीचे भी एक बल और लगता है आपको, भारी लगता है, ऐसा लगता है कोई धक्का मार रहा है, नहीं लगता क्या आपको? है ना? तो अपन लिखेंगे, जब किसी वस्तु को जल में डुबाया जाता है तो जल द्वारा वस्तु पर एक भार या उछाल लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में? इतना उतारो, मैं न्यूमेरिकल देखता हूँ।